अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाजरीन, आज जो मेरे दियारे खास के जो मेहमान हैं, ये बहुत ही खास मेहमान हैं। आज ये कराची से इनका ताल्लुक है। इकबाल हसन साहब ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है, किस पैराडाइम में रह के काम करती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस्मत की लकीरें, किस्मत, सितारों की गर्दिश, सैयारों की गर्दिश, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या ये हकीकत है या क्या ये अफसाने हैं, ये क्या होता क्या है। आज इसके बारे में हम बिल्कुल मुकम्मल और बरीफ पूरी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इकबाल हसन साहब से, कि कोई भी एक नुक्ता रह ना जाए, कि हमने हर चीज़ के ऊपर आज हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम आसिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो बहुत मशकूर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे इनवाइट किया। और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू और वेरी मच। बहुत अदब से सलाम। और आपके व्यूअर्स को भी बहुत अदब से सलाम। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा जी, अब ये बताइए कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, आज आज हम इन दोनों पे बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पे शुरू करते हैं। आप हमें ये बताइए कि हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ये होती क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड हाउसेस। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। 12 हाउसेस हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक। और इनके रूलिंग लॉर्ड्स हैं, रूलिंग प्लैनेट्स। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब इनमें ये जितने प्लैनेट्स हैं ये किसी ना किसी हाउस को रूल करते हैं। मिसाल के तौर पे जुपिटर पाइसिस और सेजिटेरियस को रूल करता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, दिस इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली गाइड्स यू टू improve your life, to improve the quality of your life। और ये कैसे असरअंदाज होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनके क्या फंक्शंस हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली सितारों की गर्दिश और इंसान की डेट ऑफ बर्थ और उसके नाम, ये सब चीजें के साथ कैलकुलेट होती हैं सारी चीजें। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो जोडिक साइन को असाइन करेगा, ऐसा ही है। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मुझे ये ये बताइए। एक्यूरेट है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इकबाल साहब, ये एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव क्यों किया जाए, ये इतना ही ज़रूरी क्यों है, ये क्या ये सितारों की गर्दिश के लिए कोई, इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई सनद ले रखी है आपने, या ये आपने जस्ट एक सीना बसीना ये नॉलेज है। नहीं, इसके ऊपर पूरी तालीम हासिल की है मैंने। पूरी तालीम, मुख्तलिफ मुख्तलिफ गुरुओं से तालीम हासिल की है। इसके मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, इसकी किताबें हैं, इसकी कोर्सेज हैं, वो मैंने कर रखे हैं। तो ये ठीक है। पाकिस्तान में अब कहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट्स हैं। पाकिस्तान में इसके इंस्टीट्यूट, सॉरी, पाकिस्तान में ना इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। तो आपने कहाँ से ये सनद ली हुई है, जो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, ऑब्वियस, बाहर मुल्क से। कहाँ से। कुछ अमेरिका है, कुछ लंदन है, सारे गुरुज बैठे हुए हैं वहां पर। उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी काम किस तरीके से करती है। वरना मैं पहले एस्ट्रोलॉजी को यही समझता था, ये बस जॉडिएक साइन जो है ना, यही एस्ट्रोलॉजी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इकबाल साहब, आप कह रहे हैं गुरुज, यानी कि आप इसकी कोई कायदा ग्रेजुएशन नहीं है, कोई मास्टर डिग्री नहीं है, ये सीना बसीना उस्तादिश गिरदी वाला काम है, राइट। नहीं, ये जितने भी गुरुज हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना, ये कोर्सेज करवाते हैं, बेसिकली कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। आप कोर्सेज करते हो, फिर आपको वो सर्टिफिकेट्स या आपको किसी तरीके से एक्नॉलेज करते हैं कि यार अब आप ये कर सकते हो, आप इकबाल, दूसरों को बता सकते हो, जी गाइड कर मतलब सकते ये किस करिकुलम के तहत ये आप सर्टिफिकेट्स ये कोर्सेज करवाते हैं ये लोग। हो। देखें, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जॉडियक साइंस किस तरीके से काम करते हैं, ये प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। मैं शुरू से ही मेरी दिलचस्पी रही है इन गुड, चीजों में, तो वेरी गुड थोड़ी बहुत तो मुझे नॉलेज थी। सर। और इसी उसके बाद जैसे जैसे एक्सपर्ट्स मुझे मिलते गए, और उसके बाद उनके साथ मैंने कोर्सेज कंडक्ट किए, और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा।
सर इसीलिए तो आज हमने आपको अपने स्टूडियो में जहमत दी है, ताकि ये सब नाजरीन को पता चल सके कि ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या। अच्छा, अब आ जाए ये जोडियक साइन। ये सबसे पहले जोडियक साइन जो है, ये बेसिकली 12 आपने क्या है, मून को इंक्लूड करके 12 आपने सियारों का जिक्र किया है, फिर जोडियक साइन जो है ना वो जनरेट होते हैं, राइट? जी, 12 साइन सबसे पहले देखें। सबसे पहले हाउसेस हैं, फिर साइंस हैं, फिर प्लैनेट्स हैं। तो ठीक है। पहले आप ये इल्म ये सबसे पहले ये इल्म कहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई? देखिए, इसकी बुनियाद तो हजारों साल पहले की है। आप अगर पुराने बादशाहों की लाइफ पढ़ें, पुराने जितने भी बादशाह थे उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा, उनके पास तो हर किस्म के लोग होते थे ना, हर किस्म की नॉलेज उनको चाहिए ताकि वो उनको गाइड कर सकें। इसी तरह उनके पास कोई ना कोई इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजर होता था जो उनको सितारों की मालूमात दे सके। बादशाह लोग क्यों रखते थे? वो बादशाह थे उस जमाने में। देखें जिस तरीके से दुनिया ने तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया की मॉडर्नाइजेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, नई नई जिद्दत आ रही है हर चीज में, चाहे वो गाड़ी हो, नॉलेज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई मशीनरी हो। जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी ने भी तरक्की की है। उस जमाने की एस्ट्रोलॉजी और इस जमाने की एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा गैप आ चुका है। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो जी, उससे पहले भी मरकरी पे रिसर्च हो चुकी थी। मार्स और मरकरी के ऊपर थोड़ी रिसर्च थी अराउंड 3000 बिफोर क्राइस्ट। सो उसके बाद एरिस्टोटल आया, फिर एंड में गलीलियो आया इन 1506। तो एग्जैक्टली। जो तकरीबन जो कुछ 5 और 6 सियारे ऐसे हैं, प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि पिछले 200 साल के अंदर डिस्कवर हुए हैं। उससे पहले तो उनका वजूद नहीं था। तो फिर एग्जैक्टली। जी। और इनफैक्ट मून पे तो लोग जा ही चुके हैं। जी। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद मार्स पे भी लोग जा चुके हैं, और अब दूसरे प्लैनेट्स का भी जिक्र हो रहा है। जी हाँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसकी इब्तिदा हजारों साल पहले हुए, जबकि कुछ सियारे ऐसे हैं जो डिस्कवर ही 200 साल के बीच में हुए हैं पिछले। तो मुझे ये बताइए कि जो जो सियारे डिस्कवर 200 साल हुए हैं, उनके जोडियक साइन को कैसे कैलकुलेट करते थे लोग? देखिए जॉडियक साइन में, देखिए पूरा जो जॉडियक साइन है ना वो 360 डिग्री का है। हर जॉडियक साइन को 30 डिग्री दिया गया है। उसकी एक लिमिट है कि ये 30 डिग्री का जॉडियक साइन है। अब कोई भी प्लैनेट जो उसमें ट्रांजिट होगा, या पहले से जो प्लैनेट बैठा हुआ है बाय बर्थ, वो 30 डिग्री से बाहर नहीं जा सकता। मैंने आज तक हजारों चार्ट्स देखे हैं, लेकिन किसी के भी चार्ट में कोई भी प्लैनेट 29 डिग्री से ऊपर का नहीं देखा। तो ठीक। अब आप इस 12 साइन को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 30 डिग्री से, तो वो 360 डिग्री आ जाएगा। ये 360 डिग्री एंगल का पूरा एक जॉडियक बेल्ट है। ठीक। उसमें 30 डिग्री हर साइन को दिया गया है, एरीज से लेके पाइसेस तक। सही। मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेगिटेरियस हूँ। अब एक सेगिटेरियस मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा मैं सेगिटेरियस हूँ, लेकिन ये सेगिटेरियस की बुनियाद या पाइसेस या विर्गो, इसकी बुनियाद सबसे पहले कैसे रखेगी और किन बेसिस के ऊपर बताया गया कि ये सेगिटेरियस हैं? ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए थे? ये एक्सपेरिमेंट्स देखें, ये हजारों साल पुराने हैं। ठीक है। अब इसको आप देख लें, ये इल्म भी जो था ना वो बेसिकली था मुसलमानों के पास, और मुसलमानों ने ही सिखाया है दूसरों को। ये बहुत पुरानी रिवायत है, बहुत पुरानी रिवायत। और ये फिर लोगों ने सीखा और इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए। लोगों ने सीखा और इसको मुख्तलिफ नाम दे दिए। उसमें कुछ ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का भी रोल है, उसमें अमेरिकन का रोल है, सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स का रोल है। उन्होंने इससे बड़ा फायदा उठाया। अगर आप विंस्टन चर्चिल की लाइफ पढ़ेंगे, उन्होंने इससे बहुत फायदा उठाया। विंस्टन चर्चिल क्यों थे? ऐसा क्या था विंस्टन चर्चिल ने जो हिटलर से जंग लड़ने पर आमादा हो गए? जो हिटलर से जंग, उनको पक्का यकीन था कि हम हिटलर से जंग लड़ जाएंगे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पूरा पूरा फायदा उठाया, पूरा पूरा फायदा उठाया है। और ये जॉडियक साइन भी वहीं से बने हैं। ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनाई है, ये कैंसर है, ये लियो है, ये विर्गो है, ये लिब्रा है। ये सारे जॉडियक साइन, इनके मुख्तलिफ नाम भी हैं, और भी बड़े मुश्किल मुश्किल नाम हैं। हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऑमिट हो चुके हैं। उनका अब
मैंने कहा जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो गई है और मॉडिफिकेशन हो गई है, ये नाम चेंज करके ना एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो ये नाम रखे गए। इनका लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इकबाल साहब, एक बेसिक सा सवाल है मेरा। 77 मिलियन किलोमीटर दूर एक सियारा मुश्तरी है, उसका जमीन पे रहने वाले दो मियाँ बीवी के साथ आपस में जब झगड़े, उनके आपस में सिंक्रोनाइजिंग नहीं होती। बताएं, 77 मिलियन किलोमीटर वाले सियारे का जमीन पे रहने वाले दो लोगों के साथ क्या लेना देना हो सकता है? बहुत लेना देना है। देखें, जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी इंसान पैदा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुआ। ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके पैदा हुआ। वो उस प्लेनेट से आ रहा है। अगर किसी का जोडियक साइन सैजिटेरियस है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका असेंडिंग भी सैजिटेरियस होगा। वो टाइम ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने से पता चलेगा कि इसका असेंडिंग सैजिटेरियस है, इसके पास नॉलेज है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का शौक है, और इसको लाइफ में चीजें, जो ये बहुत फोकस्ड है, इसको लाइफ में चीजें इस तरीके से मिलेंगी, नॉलेज के थ्रू मिलेंगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक ही नॉलेज से है। अब आपने जैसा कि कहा वो 77 किलोमीटर दूर है जुपिटर, 77 मिलियन किलोमीटर। तो ओके, वो उस प्लेनेट से आ रहा है। अगर आप सैजिटेरियस है ना, तो आप उस प्लेनेट से आ रहे हैं। और जरूरी नहीं है जिस टाइम पे आप पैदा हुए आप सैजिटेरियस हैं, आपके साथ हजारों लोग पैदा हुए होंगे, तो आप उस प्लेनेट से आ रहे हैं। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई ये सैजिटेरियस है, इसका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, मुश्तरी है, सर, ये क्योंकि थोड़ा आप उस प्लेनेट से वाल साहब नाजरीन को थोड़ा ये बता दिए कि आ रहे हैं से आपकी क्या मुराद होती है? आ रहे से आपकी मुराद ये है कि पहले से डिसाइड होता है आपके फोर फादर्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके फादर का भी कोई जोडियक साइन होगा, आपकी मदर का भी कोई जोडियक साइन होगा। वही तो डीएनए है, वही तो डीएनए कैरी कर रहे हो। ठीक है ना? आपके फिर परदादा का कोई जोडियक साइन होगा। तो ये चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। ठीक है? ये जो सैयारे हैं, इन्हीं प्लैनेट से लोग आ रहे हैं, और ये फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है। इन्हीं सारे प्लैनेट से लोग आ रहे हैं। अब हम अपनी बात को ज़रा एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो मेरा सियारा मेरे साथ मैच करता है, उसकी क्या ऐसी चीज़ें हमारी कॉमन होंगी तो कि पता चलेगा कि ये सेगिटेरियस फलां सियारे के साथ ये मैच कर रहा है। और इसके अंदर ये खुद, जिस तरह अभी आपने कहा कि सेगिटेरियस के अंदर आपने बाय चांस एक बात कह गए हैं फिलबदी, कि सेगिटेरियस जो है ना, दे आर वेरी गुड ट्रैवलर्स। उनको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। तो आई आई हैव ट्रैवल अराउंड 35 कंट्रीज, और ये बात यहाँ तक ठीक है। जी, तो ये सभी सेगिटेरियस के साथ ये मसला होगा कि सिर्फ ऑर्डनी फॉर्मी? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका चार्ट कैसा है। आप सैजिटेरियस, आप चेहरे से भी सैजिटेरियस लगते हो। ठीक है? बाय फेस भी आप सैजिटेरियस। मैंने ये पहले ही जज कर लिया था कि अच्छा। आपका साइन है वो सैजिटेरियस है। देखें, वो आपके चेहरे पे आ रहा है, सही चेहरे सही पे आ रहा है। सही। ठीक है ना? पता लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जिससे हारमोनी होगी उसका साइन क्या है। ठीक ठीक है? ठीक। ये आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। तो अब सैजिट ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, अब थोड़ा सा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ जिस तरह आपने बोला जिसके साथ आपकी हारमनी होगी, अब क्या उसके साथ मेरे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर शादी करनी थी या करनी है, या किसी को भी जो सुनने वाले नाजरीन हैं, उनका उनको आपस में हार्मोनाइज करने के लिए आपस में ये जोडियक साइंस मिलाने जरूरी है? जी, जोडियक साइन मिलाने जरूरी है। तो ये मिसाल के तौर, सर, अगर आप एक सेकंड, तो जरूरी है, तो फिर जो न्यूमरोलॉजी में जो हिंदू धर्म जो है, वो भी कुंडलियां मिलाते हैं, क्या वो ठीक करते हैं फिर? वो एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियां मिलाते हैं। अच्छा। बेसिकली उनका तरीकेकार अलग है, हमारा तरीकेकार अलग है। लेकिन उसको न्यूमरोलॉजी ही कहते हैं, वो मैथमेटिक्स करते हैं, पूरी कुंडलियां मिलाते हैं जो। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो उस वक्त बनाएंगे जब आपकी बर्थ इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ठीक। वो तो बच्चा पैदा होते साथ ही जो है ना, वो सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक लाइट मोड पे चले, मजाक में बात करते हैं कि विर्गो और सेगिटेरियस के आपस में कितनी कंपेटिबिलिटी होती है, कंपेटिबिलिटी होती है? नहीं, विर्गो और सैजिटेरियस की नहीं, विर्गो और सैजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि विर्गो का लॉर्ड है मरकरी,
सैजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर और मरकरी एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं। बेगम अगर आप सुन रही हैं तो अब तेरा क्या होगा कालिया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स, अभी आपने एस्ट्रोलॉजी को बड़े, जी जी, जुपिटर, कंटिन्यू करें आप। जुपिटेरियन, उनके पास नॉलेज है, और विर्गो, विर्गो वालों के पास भी नॉलेज है, इनके पास दिमाग बहुत होता है, लेकिन इनको मीन मीख निकालने की आदत होती है, कीड़े निकालने की आदत होती है। नेट पिकिंग का घर है ना ये। विर्गो वाला आपको लिखकर बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, गलती पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं विर्गो वाले। लेकिन सैजिटेरियस बोलता है नहीं यार, ये तो आप छोटा स्क्रीन देख रहे हो, हमें बड़ा स्क्रीन देखना है, ये इन छोटी ब्रॉड मोटी गलतियां छोड़ो। इन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट, यस। जी, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के लिए सैजिटेरियस अच्छा है, ठीक। शॉर्टर प्रोस्पेक्ट के लिए विर्गो अच्छा है। आप इस शोबे से कितने अरसे से मुंसलिक हैं डॉक्टर साहब? सर मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए। मैं 40 साल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने मेरा चेहरा पढ़ के मेरे जोडिक साइन बता दिया है तो। नहीं, मैं 14-15 साल मुझे हो गए, 40 साल नहीं हुए। चले माशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं हम न्यूमरोलॉजी की तरफ। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी और उसका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या लेना देना? देखें, न्यूमरोलॉजी में ना, देखें एस्ट्रोलॉजी में आप कैलकुलेट करते हो प्लैनेट्स, zodiac साइन एंड हाउसेस। न्यूमरोलॉजी में आप सिर्फ डेट कैलकुलेट करते हो, उसमें नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मिसाल के तौर पे किसी का भी XYZ 9/11/1980, तो ये कैलकुलेट किया जाता है। इसमें नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें प्लैनेट्स, हाउसेस एंड zodiac साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में फर्क है। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है ना, उसमें आपको चीजें वाजे नजर नहीं आती, उसमें सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपको सारी चीजें क्लियर दिखती हैं, अगर आपको देखना सही आता है तो। तो ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और केमिस्ट्री तो दोनों अलग अलग है ना? इसको थोड़ा सा आप सिर्फ 1 मिनट के लिए बता दें, आप केमिस्ट्री क्या है। पामस्ट्री तो रीडिंग हैंड्स, हाथ को पढ़ना, हाथों की लकीरों को पढ़ना। तो अब हमारे पास तीन, एस्ट्रो अब हमारे पास तीन नॉलेज, पढ़ना। अब हमारे पास तीन डिवाइन नॉलेज होगी। एक हमारे पास एस्ट्रोलॉजी होगी, एक हमारे पास न्यूमरोलॉजी होगी, और एक हमारे पास केमिस्ट्री होगी। तो अब इनमें से तीनों अपने अपनी पैराडाइम में रह के काम करते हैं। तो क्या इन तीनों का नॉलेज होना जरूरी है कि खाली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी काफी है चीजों को परखने के लिए? वो तो हर इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, हर इंसान जो है न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हो सकता, पामिस्ट नहीं हो सकता। ये तो अपना, आपने आपने किस चीज को कैरी लेके चलना है। तो हमारे नाजरीन किस पे ज्यादा यकीन करें, एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, देखिए, न्यूमरोलॉजिस्ट पे, कि पामिस्ट पे? समझ लें, एस्ट्रोलॉजी जो है ना हेड ऑफिस है, न्यूमरोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफिस है। अच्छा अच्छा, ठीक। न्यूमरोलॉजी भी और पामिस्ट्री भी, ये ब्रांच ऑफिस सही सही। है। एस्ट्रोलॉजी समंदर है, ओशन है, इतना कुछ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये एक साइन नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है। एक साइन को समझने के लिए 3-3 साल लग जाते हैं। तो ये बताइए कि अब आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी कि अच्छा, कुछ सियारे ऐसे हैं जो 1781 में डिस्कवर हुआ, फिर एक सियारा है 1801 में हुआ, फिर 1846 में हुआ, देन 1930 में हुआ। जो सियारे में इस सवाल को थोड़ा आप स्किप कर गए थे, मैं फिर दोबारा इसको हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अब जो अभी जो डिस्कवर हो रही हैं चीज़ें, हो सकता है कल को एक कुछ सियारा और आ जाए। क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि मेक मेक करके कुछ सियारा 2005 में भी अभी डिस्कवर हुआ, राइट? उसके बारे में कल, देखिए, जी जी। एस्ट्रोलॉजी में ना, ये 6 से 7 सैयारे ही देखे जाएं, चाहे कितने ही सैयारे डिस्कवर हो अच्छा जाएं। अच्छा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 7 सैयारे देखे जाएंगे। राहु केतु जो है वो शेडो प्लैनेट है, ठीक। वो किसी का शेडो प्लैनेट है। राहु शेडो प्लैनेट है सैटर्न का, केतु शेडो प्लैनेट है मार्स का। असल जो प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस, मून, सन, ये प्लैनेट्स। बाकी जो शैडो प्लैनेट्स हैं, वो शैडो प्लैनेट्स की तरह काम करते हैं, शैडो की तरह काम करते हैं। लेकिन असल जो प्लैनेट्स हैं वो यही हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस।
अच्छा, ये इनकी हमारी जिंदगियों में ये आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, आपका महीना कैसा गुजरेगा, आपका साल कैसा गुजरेगा, ये हमारी जिंदगियों में किस हद तक असरअंदाज होते हैं, कितने परसेंटेज तक? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये तुक्का है, फ्लूक है। अच्छा। ठीक है। अब दुनिया में, आप मिसाल के तौर पे आप अपने आप को ले लें या मैं अपने आप को ले लूं। चले, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं स्कॉर्पियो हूँ। हम्म। ठीक है। अब मैं जिस टाइम जिस घड़ी में पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ लाखों स्कॉर्पियंस पैदा हुए होंगे, मुझे नहीं पता। हजारों हुए होंगे, लाखों हुए हुए होंगे। ठीक है। तो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती, सबके ट्रेड्स एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। तो आप ये कैसे बता सकते हो कि स्कॉर्पियो का ये हफ्ता या ये महीना कैसा रहेगा? क्योंकि सबका बर्थ चार्ट अलग है, सब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं। मैंने कभी इस पर ये बात नहीं की, मैंने कभी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की कि ये हफ्ता और ये महीना कैसा रहेगा। अच्छा, ये बताइए, बात। किस्मत की, किस्मत, क्या इस पे हम रिलीजन की पैराडाइम से बाहर रह के, क्या हम एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेशन के को लेके किस्मत को डिफाइन किया जा सकता है? देखें, दुनिया के जितने भी नॉलेज है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अब आप उसको किस तरीके से लेते हो? अच्छे तरीके से लेते हो या बुरे तरीके से लेते हो? काम करने वाले बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और काम करने वाले बहुत बुरा काम भी कर रहे हैं। ये तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप, आपके पास जो नॉलेज है, आप वो किस तरह डिलीवर करोगे। अच्छे तरीके से करोगे या बुरे तरीके से करोगे, अगेन वो बार बर्थ चार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। ले जी, इकबाल साहब, आपके साथ बहुत मजा आ रहा है। अब अगली बात को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि हर इंसान की डिवाइन बुक्स के बहुत सारी, बाइबल में भी डिवाइन बुक्स, कुरान में भी, और मुख्तलिफ 7 साल का जो पीरियड है, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इंसानी जिंदगियों में। क्या आप ये समझते हैं कि ये बात ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हर 3 साल में, 4 साल में, किसी की लाइफ में 3 साल में, किसी की लाइफ में 5 साल में, किसी की लाइफ में 7 साल में मेजर इवेंट होता है। अच्छा। मेजर इवेंट होना ही है। अच्छा। आप देखें, बच्चा क्या होता है, वो माँ की गोद में होता है, उसका पहला स्कूल जो होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो ये क्या है, ये लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो हर 7 से 8 साल में लाइफ में चेंज आता है। तो ये जो एक लफ्ज यूज किया जाता है, साड़ सती, व्हाट इज दिस? एग्जैक्ट। साढ़ सती। देखिए, साढ़ का मतलब है आधा, और सती का मतलब है 7। ये 7.5 साल का एक पीरियड होता है, और इस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट, जो कि बहुत मुश्किल का प्लैनेट है, पनिशमेंट का प्लैनेट है। सैटर्न बेसिकली आपको लेसन देने के लिए आता है, आपको सच्चाई दिखाने के लिए आता है। देखो, तुम पीछे लाइफ में गलत कर रहे थे, असल सच्चाई ये है, तुमने ये करना है। अब आपने गलत काम कर रखे हैं, तो सैटर्न उसके लिए आपको पनिश करेगा। और अच्छे काम कर रखे हैं, तो सैटर्न उसके लिए अच्छे फ्रूट्स देगा। तो ये साढ़ 70 का फेज हर इंसान के लिए, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, चाहे डकॉइट है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, उसके लिए ये 7.5 साल का साल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही 7.5 साल आपको बना भी देगा, आपको मिटा भी देगा, और आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा। और सैटर्न के फौरन बाद मरकरी का पीरियड आता है, क्योंकि अच्छा। मरकरी खुशहाली का पीरियड है। अच्छा। अच्छा। नाम ही। यानी कि वो, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी के 7, 7.5 साल उसने गुजार लिए, तो फिर उसका द फ्यूचर इज ब्राइट, लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो अब फैसले अच्छे करेगा। जी, बेहतरी की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि वो मुश्किल वक्त गुजार के आ चुका है, हम्म। उसने लेसन सीख लिया है। क्योंकि सैटर्न इज द जज विद स्टिक, जुपिटर इज द जज विद बुक। ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग। ले जी, आखिरी सवाल, आपका बहुत टाइम ले लिया, और सबसे अहम और आखिरी सवाल अब ये है कि इकबाल साहब, ये बताइए कि जो ख्वाब हम देखते हैं, क्या उन ख्वाबों की, मैं बंद आंखों के ख्वाब की बात कर रहा हूँ, खुली आंखों वाले ख्वाब जो है ना, वो तो मैं देखता हूँ, मुझे पता है। मैं अच्छा बंद अच्छा। आंखों वाले, मैं समझता हूँ ख्वाब वो नहीं है जो आप बंद आंखों से देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो अब आप ये बताइए कि ऐसे ख्वाब जो आप बंद आंखों से देखते हैं, और वो ख्वाब कभी आपको मलेशिया ले जाते हैं, कभी आपको मालदीव्स के आइलैंड्स पे सैर करवा रहे होते हैं, कभी वो आपको अमेरिका ले जाते हैं,
तो ये मुझे बताइए कि इन ख्वाब, कभी आपको बहुत घिनौना ख्वाब आता है, बहुत डरावना ख्वाब आता है, कभी आपको बहुत अच्छा ख्वाब आता है, इन ख्वाबों की इंसान की जिंदगियों में क्या हैसियत है? दो लफ्जी बात कीजिएगा कि ये लफ्ज, ये क्या रियलिटी है कि जस्ट एक आपके दिमाग की इल्यूजन है? नहीं, ये रियलिटी। अच्छा, आप जो ख्वाब देखते हैं वो सही ख्वाब है? ख्वाब बेसिकली है क्या? ख्वाब आपको तंबी करता है, आपको गाइड करता है। ख्वाब भी तो एक गाइडलाइन है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की सच्ची ताबीरें बताया करते थे। पूरी उनका किस्सा कुरान शरीफ में है, अगर आप तर्जुमा पढ़ा है और हर किसी ने पढ़ा होगा। तो ख्वाब की ताबीर हकीकत है। अब जैसा इंसान है वैसे उसके ख्वाब हैं। ख्वाब है क्या? जब आप सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो आपको यहां से किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है और आपको बता रहा होता है कि भाई, ये जिंदगी की हकीकत है, ये जिंदगी की सच्चाई है। ठीक है, आपको गाइड कर रहा है वो बेसिकली ख्वाब। ये पूरी गाइडलाइन है। ख्वाब हकीकत है। अब इसको लोग, अब जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो कहते हैं ठीक है, हमने कोई ख्वाब देखा है, बुरा सा ख्वाब देखा है, बस ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये जो बुरे ख्वाब आपको नजर आ रहे हैं, इसकी कोई हकीकत है। और सम टाइम मैं आपको बता दूं, बुरे ख्वाब का मतलब बहुत अच्छा है, और सम टाइम अच्छे ख्वाब का मतलब बहुत बुरा है। तो ये कैसे आम आदमी जस्टिफाई इसको ये satisfy डिपेंड करे? करता है कि किस्म के आदमी ने किस किस्म का ख्वाब देखा है। अब एक जो स्पिरिचुअल बंदा है, दिन रात अल्लाह की इबादत में रहता है, वो ख्वाब भी वैसे ही देखेगा। अब एक बिजनेसमैन है, दिन रात वो बिजी रहता है, लोगों से मीटिंग करना, अपॉइंटमेंट्स करना, इधर जाना उधर जाना, दूसरे मुल्कों की सैर करना, वो बेसिकली ख्वाब भी उसी तरह के दिखेगा। एक जो स्टूडेंट है, वो भी वो भी अपने तरीके से ख्वाब देखेगा। जैसा इंसान वैसे ख्वाब। ख्वाब सिर्फ एक तंबी है कि देखो भाई, अपनी चीजें दुरुस्त कर लो, आगे इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। अब चाहे वो अच्छे ख्वाब देखे, बुरे ख्वाब देखे, अच्छे ख्वाब देखें उसका अच्छा मतलब है, बुरे ख्वाब देखें तो उसका उल्टा मतलब है। ख्वाब तो एक आपका आईना है ना, आपको आईना दिखा रहा है, अक्स है आप। बहुत जबरदस्त। जो एक मिथ बनी हुई है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी रूह आपके साथ नहीं होती और वो ट्रैवल कर जाती है और आप जहाँ ख्वाब देख रहे होते हैं वहाँ होती है, और फिर जब आप जागते हैं तो वापस आ जाती है। तो इज इट, एग्जैक्ट। ये हकीकत है कि ये मिथ ही है, सिर्फ मिथोलॉजी है? नहीं नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि आप बेदारी में होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और ट्रेवल कर गया है। अच्छा, एग्जैक्टली ख्वाब में इंसान देखता है वो प्रेसिडेंट बन गया है, यानी कि ख्वाब में रूह, इंसान रूह चांद जिस्म पर से चला। निकल, यानी कि रूह जिस्म से निकल चुकी है और वहां पर ट्रैवल करके फिर वापस आ रही है। फिर वापस आ रही है। सारा खेल जो है ना, टाइम एंड ट्रेवल का है, स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस है सोने का, वो वक्त है सोने का। सोने का भी वक्त एक मुकर्रर है ना। उस टाइम पे आप नींद बेहोशी की हालत में होते हो, और कुछ लोगों का कहना है कि उस टाइम पे इंसान जो है ना, नींद मुर्दा हालत में होता है। हम्म। और आप ख्वाब देख रहे हो, तो ऑब्वियसली उस स्पेस एंड टाइम में आप किसी दूसरी जगह पे प्रवास कर गए। हम्म। आपको दिखाया जा रहा है। लोग चौंक के क्यों उठ जाते हैं? हम्म। उनको ये लग रहा होता है कि ये ख्वाब में मेरे साथ रियल में हो रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि यार, हमने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ वो रियल में हो रहा है। हम्म। तो ख्वाब की बहरहाल हकीकत है। अब सच्चे ख्वाब कौन देखता है कौन नहीं देखता है, किसको सच्चे, एस्ट्रोलॉजी की रूह से, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। किसको सच्चे ख्वाब नजर आते हैं, सच्चे ख्वाब का ताल्लुक कौन से प्लैनेट से है? मैं बता दूं, मरकरी से इसका ताल्लुक है। अच्छा। यस। अच्छा, तो कल को अगर इंसान तस्खीर करके यहाँ से ट्रैवल करके मरकरी पहुंच जाए जहां से वो आया है, तो मरकरी माइंड करेगा? ठीक है। तो ये नाजरीन, ये थे इकबाल हसन साहब। आज हमने उनसे जितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता था ना, मैंने उनसे निकलवा ली है। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ये सवाल करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इकबाल हसन साहब का नंबर ड्रॉप कर दूंगा। अगर किसी ने उनसे रब्ता करना है वो डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं इकबाल हसन साहब के साथ। इकबाल साहब, सो नाइस ऑफ यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने आज थैंक यू। बहुत बहुत अछूते टॉपिक को आज आपने एड्रेस किया, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने एड्रेस किया कि नाजरीन यकीनन बड़े महजूज भी हुए होंगे, और उनको जो इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुंची है,
दैट इज़ रियली रियलिस्टिक अप्रोच। और आप जैसा काबिल आदमी, मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि मिट्टी बड़ी नम है, साकी ज़रा जखेज़ हो। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बड़ा हुनर है। माशा तो इंशाल्लाह जी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ अगला सेशन करेंगे, भी पूरी तैयारी करके आइएगा। और फिर उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा। देन मुझको, इंशाल्लाह। मुझे तो बात करके आपसे बहुत मज़ा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जी नाजरीन, ये थे इकबाल हसन साहब। जरूर। और मैं बहुत महजूज हुआ हूँ इनके जो आज इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता था अपने दिल से कि मैं ऐसी कोई किसी ऐसे इंसान से ज़िंदगी में बात करूं जो इन इन छूते टॉपिक्स के ऊपर मेरे से बात कर सके। तो इकबाल साहब ने हमें टाइम दिया दियारे खास के लिए। तो इनका बहुत एक दफ़ा फिर तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।